आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी कृतिका। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी वह नाट्य रचना है जिसमें एक ही घटना, समस्या या प्रसंग को संक्षेप और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संवाद और अभिनय प्रधान होते हैं, इस जिससे मंचन में सरलता होती है। तो ये समझ गए कि आप एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी एक नाट्य रचना है। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके जो लेखक है सो जगदीश चंद्र माथुर है। तो हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय भी समझ लेते, फिर हम लोग चैप्टर को करना शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर। तो हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 को बांगड़ा जिला सहरसा मधेपुरा बिहार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार में प्राप्त की। बाद में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में कार्यरत रहे। उनकी मृत्यु 14 मई 1978 में हुई। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये भी देखते हैं। शकुंतला नाटक है उनका, अंजलि, नई तालीम, कोणार्क, ये भी नाटक ही है। और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। उन्होंने भारतीय नाट्य परंपरा को आधुनिक रंग मंच से जोड़ा। उनका लेखन गहरे चिंतन, संवेदना और सांस्कृतिक विवेक से भरा होता है। वो ग्रामीण भारत की समस्याओं और संभावनाओं को संवेदनशील प्रस्तुता थे, मतलब प्रस्तुत करते थे, बताते थे। भाषा शैली, उनकी भाषा सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने लोक भाषा और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संवादात्मकता और मंचीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी भाषा में भावनाओं की गहराई और मानवीय संवेदनाएं बहुत अच्छे से प्रकट होती है। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। थोड़ा हम लोग शब्द अर्थ भी देख लेते हैं जिससे कि चैप्टर को और आसानी से समझा जा सकता है। अधेड़ 50 साल के करीब की एज वाले उम्र वाले जो लोग होते हैं उसे अधेड़ कहते हैं। सिरा मतलब किनारा, मेजपोश मेज पर बिछाने वाली कपड़ा, डांट ढक्कन को बोलते हैं। मुंह फुलाए मतलब नाराज होकर, भींगे बिल्ली दबा हुआ सा, मर्ज रोग को बोलते हैं। जतन कोशिश को बोलते हैं। सिर चिढ़ाना मतलब बढ़ावा देना, राह पर लाना सीधे रास्ते पर लाना, ठठोली मजाक को बोलते हैं। टिम टाम दिखावा को बोलते हैं। गंदुमी गेहुए रंग को, जंजाल झंझट को बोलते हैं। करीने से मतलब ठीक ठाक। दकियानुसी पुराने पिछड़े विचार को बोलते हैं। सोसाइटी लोगों का मिलन स्थान। कमबख्त अभागा को बोलते हैं। चौपट करना बेकार कर डालना। खीस निपोड़ना चापलूसी करना। कांटों में घसीटना परेशानी में डालना। मार्जिन अंतर को बोलते हैं। वीकेंड सप्ताह के अंत में बोलते हैं। फराटे तेज गति से। तकल्लुफ तकलीफ उठाना। चूं करना विरोध में बोलना। बेढब होना बिगड़ जाना। निहायत बहुत। जायचा जन्म पत्री को बोलते हैं। ठाकुर भगवान को बोलते हैं। भनक पड़ना चोरी छिपे पता चलना। मेम साहब पढ़ी लिखी जो औरत होती है उसे लोग मेम साहब बोलते हैं। झेपती आंखें शर्माती आंखें। अर्ज करना निवेदन करना। मुंह खोलना मतलब बोलना। आंखें गड़ाना लगातार देखना। ताक झांक करना इधर उधर देखना। कायरता डर। मुंह छिपाकर भागना शर्मिंदा होकर भागना। दगा करना मतलब धोखा करना। गजब होना बहुत बुरा होना। ठिकाना होना सीमा होना। रुलासापन रोने का भाव। खखार कर मतलब खांसने की आवाज करके। शब्द अर्थ में देखेंगे बहुत सारा इसमें मुहावरा भी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़ते हुए पीछे की ओर चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब दिखाया जा रहा है किस तरह से नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो नाटक में क्या है, एक कमरा है जो मामूली सा है, मामूली सा सजा उजा है। अंदर से एक महाशय आ रहे हैं अधेड़ उम्र की, जिनकी एज करीब लगभग 50 वर्ष की होगी। वो एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आ रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो है उसे नौकर ने पकड़ रखा है। अब इन लोगों में वार्तालाप होती है। तो देखिए क्या क्या बात होता है। बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। बाबू जो है सो क्या बोल रहे हैं कि वह धीरे धीरे चला करो और तख्त को जो है उस साइड में मोड़ दो।
तो नौकर क्या बोलता है, बिछा दूं साहब। बाबू क्या बोलते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बांट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब, और यह पसीना किसके लिए बहाया है। अब वो बाबू बोल रहे हैं नौकर के कि मतलब क्या तू अकल जो है सो परमात्मा के यहाँ ही छोड़ के आया है, बट रही थी तो तूने लिया नहीं। मतलब इतना हम लोग जो मेहनत किए हैं तख्त को उठा के लाने में, तो क्या रखने के लिए ही तो लाए हैं। नौकर बोलता है, तख्त बिछाता है, ही हंसता है। बाबू क्या बोलता, हंसता क्या है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर। यो हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। अब बाबू जो है सो बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, हंसता क्या है, हमने भी बहुत कसरत की है। सो हम जो नहाते थे कलश से ही नहाते थे लोटों की तरह। लोटा जो होता है सो छोटा होता है, कलश जो होता है बड़ा होता है। तो नहाते जो थे, जैसे लोटा से लोग 10 लोटा शरीर पर पानी डालता था, तो वो कलश से 10 कलश अपने शरीर पर, मतलब कहने का मतलब है वो पानी डालते थे। तो वो कलश का वैल्यू लोटो की तरह करते थे। और बोलते हैं क्या कि जाओ बहू से दरी मांग के लाओ, बिछाने के लिए, मतलब तख्त के ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब बीच बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2 4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, मतलब उनका जो चेहरा का मतलब रंग है गेहुआ रंग, गोरे गोरी सी है वो मालकिन जो है, और छोटा कद है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। भीगी बिल्ली जो है सो क्या है, मुहावरा है, मतलब दबे दुबके वो मालकिन के पीछे आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। वो खाली हाथ आता है तो बाबू साहब देखने लगते हैं। प्रेमा जो है तो क्या बोलती, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। फिर रामस्वरूप क्या बोलता है, धोती। प्रेमा बोलती है, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप क्या बोलते, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा बोलती, यही तो कह रहा था रतन। तो रामस्वरूप क्या बोलते, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांगना, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। रामस्वरूप जो है सो उस राम नौकर जो है उसको डांटते हैं और बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें चद्दर लाने के लिए बोला था, आज तुम जाके वहां क्या बोल रहे हो। सो तुम्हारा कहा तुम उल्लू कहीं का, उसे गुस्सा करते हैं और डांटते हैं। फिर प्रेमा क्या बोलती है, अच्छा, जो पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। प्रेमा बोलती है, रतन को बोलती है कि जाके पूजा वाले रूम में जाओ और लकड़ी के बक्स पे एक धुला हुआ चादर रखा है उसी को उठा ला। रतन कहता है, और दरी। प्रेमा क्या बोलती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। अब रामस्वरूप क्या कहते हैं, बीबी के कमरे में हारमोनियम और सितार भी रखा है, उसे भी जल्दी से उठा के ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना भी एक मुहावरा है, नाराज होकर बैठी है, कहने का मतलब मुंह फुलाना मुहावरा है, मतलब नाराज होकर बैठी हुई है। रामस्वरूप फिर क्या बोलते हैं, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। और बोल रही है कि, और रामस्वरूप बोल रहे हैं कि अगर वो मुंह फुलाए बैठी है तो तुम तो उसकी माँ हो, तुम उसका मतलब समझो वो क्यों मुंह फुलाई है। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब रामस्वरूप बोल रहे हैं, जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जैसे तैसे तो वो लोग आ रहे हैं, अब ऐसा मत कोई बेवकूफी कर देना और कि सारा मेहनत बेकार चला जाए और मुझे ही दोष मत देना। प्रेमा क्या बोलती, उनकी पत्नी जो है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। अपनी बेटी के बारे में बोल रही हैं कि तुम, मैं क्या करूं, मैं तो सब कोशिश करके हार गई, तुम उसे पढ़ा लिखा के ही उसे बिगाड़ रखे हो। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। प्रेमा बोल रही है अपने पति से, अपना जमाना अच्छा था, आइए पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं।
अब उनकी बीवी बोल रही है कि तुम ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ा दिए, इससे तो अच्छा हम लोग के समय में था कि आइए पढ़ा देते थे और गिनती वगैरह सीख लेते थे। बहुत से बहुत हम लोग एक स्त्री सुबोधनी एक पुस्तक आती थी, उसे पढ़ लेते थे। स्त्री सुबोधनी जो पुस्तक थी उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती थी कि बीए एमए करना आज के समय में मतलब वो सब बेकार है। फिर राम स्वरूप क्या बोलते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा बोलती क्यों। राम स्वरूप बोलते हैं दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया है, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक दो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा जो तो रुकने का नाम नहीं लेता। राम स्वरूप जो है उस पर व्यंग करते हैं अपनी पत्नी पर कि तुम बिल्कुल ग्रामोफोन की तरह हो। जैसे कि ग्रामोफोन होता है दो तरह का होता है, एक तो आदमी बजाता है और एक दूसरा जो होता है परमात्मा बनाता है, मतलब इंसान को बनाता है। तुम उसी टाइप के इंसान हो कि तुम लगातार बोलते ही रहती हो। प्रेमा क्या कहती है, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। ठठोली मतलब मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा की राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। प्रेमा कह रही है अपने पति राम स्वरूप से, तुम्हें यह नहीं होता कि अपनी बेटी को समझाओ, तो तुम मेरा मजाक ही उड़ाते रहते। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उन लोगों का आने का समय हो गया। राम स्वरूप बोलता है तो क्या हुआ। प्रेमा बोलती, तुम्ही ने कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। मतलब अब ये प्रेमा जो उनकी पत्नी है सो बोल रही है अपने पति को, तुम ही तो बोले कि अपनी बेटी को मतलब ठीक ठाक करके लाना, लड़की को सुंदर बना के लाना। टिम टाम का मतलब आजकल का दिखावा ही ऐसा हो गया है। टिम टाम मतलब सब लोग टिम टाम ही चाहते हैं, मतलब दिखावा वाला ही लोग पसंद करते हैं। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, मतलब लड़की के सामने रख दिया गया था कि मेकअप वेकअप कर ले, पाउडर वगैरह लगा ले चेहरा पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। अब उसकी माँ अपनी बेटी को बोलती है कि थोड़ा सा तैयार हो जा, पाउडर वगैरह सब लगा के तो थोड़ा सा देखने में अच्छी लगो। तो लड़की जो है सो क्या करती है, आंचल में मुंह लपेट लेती है और लेट जाती है। और प्रेमा जो है सो अपने पति से बोलती है अपनी बेटी के बारे में, मैं तो बस इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। राम स्वरूप बोलते न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। राम स्वरूप फिर बोलते हैं पता नहीं अपनी बेटी के बारे में उसका कैसा स्वभाव है, थोड़ा सा पाउडर उडर लगा लेती, लेकिन आजकल की सारी लड़कियां तो पाउडर लगाती है, लेकिन ये पता नहीं किस दिमाग की है। लड़कियों लोगों की वजह से तो पाउडर का कारोबार मतलब बिजनेस चलता है। फिर प्रेमा क्या बोलती, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटरेस्ट से पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी उठानी पड़ती। फिर प्रेमा करे, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे बीए करने की जरूरत नहीं थी, पर एंट्रेंस ही पास करा देते, बस उतने से काम चल जाता, अब परेशानी उठानी पड़ रही है ना। तो रामस्वरूप क्या बोल रहे हैं बात करके, चुप चुप दरवाजे पे झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल की ही कल ही यह बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से ही सब कुछ उगल देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगी। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को समझा रहे हैं कि भाई चुप रहो, धीरे धीरे बोलो, ऐसा ना हो कि वो लोग आए तुम मतलब सारा बात उनके सामने उगल दो। मैंने तुम्हें पहले ही इस बात के लिए समझा दिया है। प्रेमा क्या, अच्छा बाबा मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप क्या बोलते, तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बूढ़ी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया, रतन इधर ला इधर। तब तक बीच में रतन आ जाता है, अपनी बीवी से बात करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है पाउडर नहीं लगाएगी तो देखने में कौन सी वो बूढ़ी है, उसे पान लेके नीचे भेज देना, नाश्ता वगैरह तैयार है। तब तक इतने में क्या होता है, रतन आता है। तो वो बोलते हैं, रामस्वरूप बोलते हैं मतलब इधर आओ आओ, और बाजा जो तुम लेके आए हो उसे नीचे रख दो, चद्दर खोल पकड़ तो जरा इधर से, और चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा बोलती, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। अब सारा नाश्ता का चीज वो लोग तैयार करके रख दिए हैं, और टोस्ट भी मतलब ब्रेड को बोला जाता है, लेकिन ब्रेड तो है लेकिन मक्खन तो अभी तक आया ही नहीं। राम स्वरूप बोलते हैं, क्या कहा मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है,
जानती हो कि मक्खन वाले ही दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे अब वो बोल रहे हैं कि बताओ, तुम्हें अंत समय में ये सब याद पड़ता है? मक्खन वाला जो दुकान है सो बहुत दूर है, अब रतन यहाँ का काम करे कि वो मक्खन लाए। प्रेमा क्या बोलती है, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो है। अब प्रेमा बोलती है कि भेज दो रतन को मक्खन लाने के लिए, सब कुछ तैयार ही है, कुछ ऐसा कमी होगा तो एक दो काम तुम भी कर लेना। स्वरूप को क्या बोलते, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है, दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं और सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। फिर राम स्वरूप क्या बोलते हैं, गोपाल प्रसाद के बारे में भी बोलते हैं कि जरा करीने से मतलब सभ्य तरीके से उनके पास आना, वो लोग तो ऐसे है दकियानुसी ख्याल के, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन लड़की उन लोगों को चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो। प्रेमा पूछती है और लड़का कैसा है, लड़का के बारे में पूछती है। राम स्वरूप बोलते हैं, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को इनके बापों को ऐसी कोड़ी कोड़ी सुनाता कि ये अभी। फिर राम स्वरूप बोल रहे हैं कि लड़का भी पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या बोलता है, उसका भी सोच अपने बाप से दो कदम आगे है। क्या बोलता है, शादी और पढ़ाई लिखाई दोनों में फर्क होता है, मतलब हमें शादी के लिए अलग ही मतलब लड़की चाहिए जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, और पढ़ाई अलग चीज है, मतलब राम स्वरूप बोलते हैं कि दोनों मतलब मूर्ख हैं, मतलब इस तरह के ऐसे ऐसे बापों को तो मैं खड़ी खड़ी खोटी सुनाता, लेकिन क्या करे, वो लाचार है, उनकी अपनी बेटी की जो शादी करनी है। तो रतन जो है सो क्या बोलता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, रतन जो मक्खन लाने के लिए दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, वो अब क्या आवाज देता है, बाबूजी बाबूजी। तो राम स्वरूप पूछते हैं क्या है, रतन बोलता है कोई आते हैं, तब कोई आ रहे हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हैं, अरे ये प्रेमा वो भी आ गए। अब राम स्वरूप जो है दरवाजे से बाहर झांकते हैं और देखते हैं, बोलते हैं अपनी पत्नी को, बोलते देखो देखो वो लोग आ गए। नौकर पर नजर पड़ते हैं, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। अब राम स्वरूप नौकर को डांटते हैं कि तू इसी जगह खड़ा है, जा जल्दी से मक्खन लेके आ। सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी से करो प्रेमा, और प्रेमा को अपनी पत्नी को बोलते हैं तुम जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी करके रखो, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब क्या है ना, प्रेमा जो है जल्दी से अंदर की तरफ आती है तो उसकी धोती जो है, जो साड़ी जो है, तो जमीन पे रखे हुए बाजे से अटक जाती है, मतलब उसमें फंस जाती है। प्रेमा कहते हैं यह बाजा तो नीचे ही रख गया है कमबख्त। राम स्वरूप क्या कहते, तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी। अब राम स्वरूप क्या बोलते हैं प्रेमा को, ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं इस बाजा को ऊपर रख देता हूँ। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठा के रखते हैं किवारों पर दस्तक देते हुए। राम स्वरूप कहते हैं हाँ 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 हाँ, आइए आइए, हाँ 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 आइए आइए, मतलब जो गेस्ट आ रहे हैं उनको वो बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए आइए अंदर आइए। बाबू गोपाल प्रसाद है, उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के जो शंकर है वो आते हैं, तो उन लोगों को देखने से ही लगता है कि लोग काफी चतुर है, मतलब चेहरा से ऐसा मालूम पड़ता है, और लगता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है, मतलब उन लोगों को देखने से ऐसा भी लगता है कि फितरती का मतलब है कि बात बात पे बदल जाने वाले उस टाइप के उन लोगों को लगता है। उनका लड़का कुछ खीस निपुड़ने वाले नौजवानों में से है, तब हर चीज में कमी निकालने वाले में से वो लड़का है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, आवाज जो है सो पतली है, लेकिन लगने से ऐसा लगता है कि जैसे गुस्सा वाला हो। झुकी कमर इनकी खासियत है, लड़का जो है उसका कमर जो है सो झुका हुआ है,
राम स्वरूप क्या बोलते हैं, अपने दोनों हाथें मलते हुए, इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर जाता है। राम स्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब राम स्वरूप पूछ रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं, खखार कर, मतलब आवाज को साफ कर, नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद क्या बोलते, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। फिर गोपाल प्रसाद बात बनाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हमें भी लड़के की शादी करनी है, आपको भी अपनी लड़की की शादी करनी है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। फिर राम स्वरूप क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुताबिक होकर कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है। अब राम स्वरूप आपस में बात कर रहे हैं तो गोपाल प्रसाद से फिर वो शंकर बाबू लड़के की तरफ देख के पूछ रहे हैं कि लड़के को से पूछ रहे हैं कि शंकर बाबू बताइए, आपकी छुट्टियां जो है अभी कितने दिनों की है। शंकर क्या है, ये कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। फिर बोले कॉलेज में ऐसा छुट्टियां नहीं था, वीकेंड में जो सैटरडे संडे होता है ना, बस मैं उसमें चला आया था। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर क्या बोलता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि 1 आध साल का वो मार्जिन रखते हैं कि कहीं रिजल्ट कुछ ऐसा गड़बड़ उड़बड़ हुआ तो हो सकता है कि कुछ और भी समय लग सकता है। तो इस प्रकार ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसे 2 पार्टों में बांटा हुआ है। आज इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो ये जो आज कंप्लीट किए वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।